नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका इस्तकबाल है। मैं आपका होस्ट अब्दुल क़ादर फिर एक बार एक अहम मौजू और एक ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। बात शुरू करने से पहले एम.एस. शब्बीर साहब का मुख्तसर सा तारुफ़ कराना चाहूँगा। आप 35 साल से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ क्रिएशन से वाबस्तगी आपकी है और आप मशहूर न्यूज़पेपर्स इकोनॉमिक टाइम्स, मनी, लाइव मिंट और तेलंगाना टुडे न्यूज़पेपर्स में आप एक कॉलमनिस्ट के हैसियत से भी अपनी खिदमत देते हैं। शब्बीर साहब, गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये फाइनेंशियल प्लानिंग, ये टर्मिनोलॉजीज़ एक आम इंसान के लिए समझने के लिए थोड़ा मशक्क़त होती, तो आप थोड़ी आसानी में ये समझाइए। फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये समझे आप मुस्तक़बिल को हाल में लेके आएँ और उसके बाद में आप कुछ इस तरह का एक्शन करें या कोई चीज़ ऐसी करें जिससे आपको मुस्तक़बिल आपका बन सके। सिंपल काइंड ऑफ थिंग। ये फाइनेंशियल प्लानिंग एक इंडिविजुअल और एक फैमिली में क्या अहमियत है इस चीज़ की? फाइनेंशियल प्लानिंग हर एक के लिए है, बूढ़े के लिए, बच्चे के लिए, जवान के लिए, किसी भी किस्म का हो, कौन से भी आप इनकम ब्रैकेट में हो, उन लोगों के लिए। अक्सर लोग ये समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग बोले तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, जिसके पास पैसा है उनके लिए। जिसके पास ज़्यादा पैसा है उन्हें पैसा वेल्थ क्रिएशन की उसको नहीं रहती है, उसको ये कि वेल्थ प्रिजर्वेशन कैसे करें, जो माल है या उनके पास जो जायदाद है या पैसा है उसको कैसे कायम रखें ताकि वो अपनी औलाद और दूसरों तक पहुँच सके। ये है उसका। उसमें रिटर्न्स कितना मिलता है बल्कि उसको नहीं रहती है कि कैसे मेरा माल बचा रहे और जिसको आगे की पीढ़ी तक चलते रहे। अब इसी तरह आप लेके अगर किसी औसत आदमी है उसको चाहिए कि मेरे ज़रूरियात आगे जाके बहुत ज़्यादा होंगे, तो उसके लिए मेरे को ज़्यादा अभी से जमा करना चाहिए, तो वेल्थ क्रिएशन रहता है उसका ऑब्जेक्टिव। जिसके पास पैसा है उसको वेल्थ प्रिजर्वेशन, जिसके पास नहीं है और उसकी ज़रूरियात ज़्यादा हैं तो वेल्थ क्रिएशन होता है। और अगर आप करें आप अंडर प्रिविलेज्ड यानी गरीब से गरीब के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। सफ़ा बैतुल माल आपने नाम सुना होगा जी। वो लोग काफ़ी गरीब लोगों की मदद करते हैं, उसमें यतीम बच्चे भी हैं। तो आप देखिए कि उन लोग हर महीना कुछ पैसे देते हैं उन लोगों की फैमिली मेंटेनेंस के लिए। तो एक बार हमने जिक्र किया उनसे कि आप फैमिली मेंटेनेंस के लिए तो दे रहे हैं बच्चों के लिए पैसे, लेकिन उनका मुस्तक़बिल क्या होगा? तो बोले हाँ ये तो सही है क्योंकि इनकी गुजर तो कैसे भी हो जाएगी। और उनकी पेरेंट्स से पूछे, वालदा वगैरह से पूछे, तो बोले हाँ मुस्तक़बिल तो कैसे भी चलेंगे, आगे पता चल के बताने हैं। अब दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन आया और कहा कि ठीक है, मैं बच्चे जो छोटे हैं 5 साल के, 6 साल के, वो जब 18 साल के हो जाए या लड़कियां अगर 18 साल या शादी की उम्र हो जाए तो उनके लिए हम पैसे जमा करेंगे। तो किसी ने ज़कात के पैसे से उनके लिए SIP, जैसे म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा, SIP, उससे जमा कर रहे हैं। सफ़ा बैतुल माल बोले ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ 50% देंगे, आप 50% देंगे, ताकि बच्चे जो 6 साल के हैं 18 साल की उम्र में आ जाएं। और अगर लड़के हों तो उन लोगों की पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए या कारोबार के लिए जमा हो सकता है। लड़कियां आएंगे तो शादी के लिए हो सकता है। तो इस तरह ज़कात से हमने पैसे उनके लिए जमा करवाए। तो अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग हुई। तो भी शब्बीर साहब, फैमिली बजटिंग के ऊपर थोड़ी रहनुमाई करिए। फैमिली बजटिंग में ये सबसे पहला स्टेप भी होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेते हैं इन्वेस्टर की, पर्सनली डिटेल्स होते हैं उनके, फैमिली डिटेल्स होते हैं, कितने बच्चे हैं, गोल्स क्या है, कहाँ पर पढ़ाना चाह रहे हैं, उम्र क्या है उन लोगों की, आपकी तनख्वाह कितनी आ रही है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपका मकान है क्या, गोल्ड है क्या आपके पास, या आपका नेटवर्थ क्या है। ये चीज़ें पहले जब कलेक्शन कर लें, उसको आने एक्सेल शीट में आपकी इनकम और एक्सपेंसेस अगर करें तो आदमी को खुद ब खुद जहन में आ जाएगा कि मैं इतनी आमदनी आ रही है। और हम प्रॉब्लम ये है कि हम बैठ के हिसाब नहीं करते हैं, ज़हनी करते हैं। तो ये एक है। दूसरा ये है कि हर कोई हर रिस्क नहीं उठा सकता, रिस्क प्रोफाइलिंग बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास रेगुलेटर के थ्रू ये है कि बगैर रिस्क प्रोफाइलिंग करे क्या आप कोई उन लोगों को प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं, इतनी अहमियत है उसकी। उससे क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि आपके पास, अगर मेरे पास अक्सर लोग आते हैं 50,000 है मेरे से, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, स्ट्रेट हम बोलते हैं उनको आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किए, नहीं आता पसंद। क्यों? वो समझते हैं कि डबल हो जाएंगे पैसे, लेकिन वो 50,000 जो समझते नहीं कि कितना रिस्क है। तो हर आदमी का अलग अलग रिस्क होता है,
उसके रिस्क लेने की कैपेसिटी जो है या जो उनकी एपेटाइट है उस हिसाब से हम लोगों को एडवाइस करते हैं। तो ये रिस्क प्रोफाइलिंग या रिस्क एपेटाइट बहुत ज़रूरी है जो लोग को समझना चाहिए। तीसरी बात ये है कि लोग कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बोलते हैं सबसे 24%, 18%, 12%। होना ये चाहिए कि आपका इन्फ्लेशन क्या है, यानी 100 रुपये रहने के लिए महंगाई का कवर करना चाहिए। दूसरा ये है कि आप साल के बाद 2.5% ज़कात देना है आपको। तो अगर इन्फ्लेशन और 2.5% ज़कात अगर आपका कवर करे तो 100 के 100 है आपके पास। तो जो 100 के 100 रखा कम से कम कमाया से तो वो रहेगा ये। तो डू नॉट फोकस ऑन रिटर्न की बात नहीं करना चाहिए, बल्कि हम ये बोलते हैं कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आप कितना ले सकते हैं। दूसरी बात यह है, असल से ज़्यादा रिटर्न नहीं है, असल की ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए बनिस्बत इसके रिटर्न के पीछे भागें। एक मिसाल देता हूँ, आपको बेंगलुरु जाने का है, आप 120 की दौड़ लगाएंगे तो आप पहुंचेंगे क्या? 120 से आपको मतलब है या बेंगलुरु पे पहुंचने की सेफ्टी के साथ पहुंचने से मतलब है? तो इस तरह के रिटर्न के पीछे नहीं होना चाहिए, बल्कि है कि गोल तक मैं 50 साल में अगर मैं रिटायर है तो 50 साल के खुद क्या मैं रिटायर हो सकता हूँ, ये देखना है एक चीज़। दूसरी एक चीज़ ये है कि सबसे पहले इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड से क्या मतलब है कि कम से कम 6 महीने का खर्चा, आपका जो घर का खर्चा है उसको ऐसे रखें जहाँ पर लिक्विड है। मिसाल के तौर पे ATM कार्ड डालें, पैसे आ जाएं आपके पास। उससे ये होगा कि आपकी खुदा न खास्ता अगर नौकरी चली गई है, घर में बीमार हो गए हैं, या सबसे अच्छी मिसाल कोविड का अगर खर्चे तो कम से कम आपको 6 महीने तक बगैर किसी परेशानी के आपका घर चला सकते हैं। तो एक इमरजेंसी फंड है। दूसरा यह है कि कोई ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट ना करें जहाँ पर आपके ख्यालात बदलते रहते हैं। एक मिसाल देता हूँ, नए शादीशुदा हैं, घर खरीदना है मेरे को, दुबई को चले गए मियाँ बीवी, वहाँ पर देखे दुबई में घर खरीद लेंगे, थोड़ी देर के बाद बोले ऑस्ट्रेलिया नाविगेट होना है मेरे को। तो अगर आप देखें, अगर वो घर खरीद लेते होते तो उनको वापस आने का इरादा ही नहीं है। तो जब तक आप सेटल ना हो, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट खास तौर से प्रॉपर्टी में ना करें जो लिक्विड नहीं है, ताकि आपके ख्यालात और आपके जैसे एस्पिरेशन जो है उसके साथ चेंज हो सके। दूसरा है कि कोई एक बोलते हैं ना पुराना एसेट एलोकेशन, कोई एक डू नॉट प्लेस ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो अलग अलग कोई थोड़ा जो सब उसमें रखें, लिक्विड फंड में रखें, थोड़ा प्रॉपर्टी में रखें, थोड़ा गोल्ड में रखें। एक अच्छी चीज़ भी बता रहा हूँ यहाँ, इन्फ्लेशन की जब हम बात करें तो गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो गोल्ड हर वक्त इन्फ्लेशन या महंगाई से 1.5% ज़्यादा देता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो इन्फ्लेशन से 3% ज़्यादा है, और अगर स्टॉक मार्केट में जैसे म्यूचुअल फंड्स है, शेयर्स वगैरह के इन्फ्लेशन से 7% ज़्यादा देता है। नाजरीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी।